नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन इन अर्बन इंडिया। हाल ही में IQAR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल है। IQAR स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। अब देखते हैं कि भारत में और उसके खासकर शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारण क्या है। तो सबसे पहला है जीवाश्म ईंधन का दहन। सबसे अधिक वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण होता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, तेल, गैसोलीन अर्थात पेट्रोल आदि शामिल है। इनका उपयोग विद्युत संयंत्रों में बिजली पैदा करने, वाहनों को चलाने आदि के लिए किया जाता है। दूसरा कारण क्या है? औद्योगिक उत्सर्जन। उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले प्रमुख प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। खुले में कूड़ा जलाने से ब्लैक कार्बन, काले कैंसरकारी तत्व जैसे जहरीले पदार्थ हवा में मिल जाते हैं। ये पदार्थ सक्रिय रूप से प्रदूषण में योगदान देते हैं। बाद में एक ग्रीन हाउस प्रभाव को परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा है निर्माण कार्य और तोड़फोड़। ऐसे स्थल पार्टिकुलेट मैटर और बाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे अन्य वायु प्रदूषकों का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके बाद है इंडोर वायु प्रदूषण। विषैले पदार्थ जैसे VOC का उपयोग करना, वेंटिलेशन नहीं होना, तापमान और आर्द्रता का असंतुलित स्तर इंडोर वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कुछ कृषि पद्धतियां जैसे कि पराली को जलाना, उर्वरकों और कीटनाशकों से निकलने वाली अमोनिया, साथ ही पशुपालन संबंधी गतिविधियों से मीथेन का उत्सर्जन होना। इसके अलावा है भौगोलिक बदलाव। तो मौसम पैटर्न में तेजी से बदलाव हो रहा है। उदाहरण के लिए लालिना की परिघटना के कमजोर पड़ने के कारण समुद्री सतह का तापमान सामान्य से कम और पवनों का पैटर्न भी बदल जाता है। परिणामस्वरूप मुंबई के तटीय शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता बढ़ जाती है। दूसरी है धूल भरी आंधियां, वनाग्नि और प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। इसके चलते भी भारत में अनेक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की घटना देखी जा रही है और वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। उदाहरण के लिए शहर और पास की पहाड़ियों के बीच तापमान के अंतर के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में धूल भरी हवा शहरों की ओर बहने लगती है। ठीक है, तो जो एक वायु प्रवणता उत्पन्न होती है, वायुदाब प्रवणता उत्पन्न होती है शहर और पहाड़ियों के बीच में, उसके कारण धूल भरी आंधियां चलती हैं। अब इसके बाद है शहरी प्रदूषण के प्रभाव। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शहरी प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण का कोई भी फॉर्मेट हो, उससे स्वास्थ्य पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। तो इससे श्वसन संबंधी संक्रमण, हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर होने का खतरा रहता है। वायु प्रदूषण से बच्चे, बुजुर्ग और संसाधन विहीन जो वर्ग हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों की तुलना में कम होती है। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन। ब्लैक कार्बन और मीथेन जैसे वायु प्रदूषक जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हो रहा है वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में भी जो गैसें शामिल हैं, खासकर बात करें तो CH4 मतलब मेथेन की, और दूसरी बात है ब्लैक कार्बन की। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वायु प्रदूषण को और वायु प्रदूषण के माध्यम से ये दोनों एजेंट क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद है पर्यावरणीय क्षति। वायु प्रदूषण के चलते पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। इसमें पारितंत्र, मृदा और जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण होगा तो उससे अम्लीय वर्षा होगी, जिसका वन्यजीव पर, पौधों पर और जो जल स्रोत हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि की उत्पादकता में गिरावट। तो देखो, वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण धरातलीय ओजोन बनती है। धरातलीय ओजोन जो समतापमंडलीय ओजोन है जो अच्छी होती है और प्रकृति में अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, उसकी तुलना में ये खराब होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो धरातलीय ओजोन है वो कैसी है, नेगेटिव, खराब होती है, जिसके चलते पौधों की ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है
इसके कारण फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। इसके बाद है आर्थिक हानि। लोगों को वायु प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना पड़ता है, और जब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक व्यय, बीमारी के कारण व्यक्ति की क्षमता में गिरावट और समय से पहले मृत्यु जैसी हानि भी शामिल होती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति, कृषि उत्पादकता में गिरावट, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रकों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन कौन से विनियामक कार्य या फिर विनियामक व्यवस्थाएं भारत में है? तो सबसे पहले है वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के मामले में, तो भारत ने इस संदर्भ में BS4 से BS6 मानक को लागू किया है, और CNG LPG जैसे स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत भी की है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन के लिए क्या किया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पेट कोक का उपयोग सीमेंट प्लांट, चूना भट्टियों और कैल्शियम कार्बाइड निर्माण इकाइयों में सामग्री के रूप में किया जाता था। प्रदूषण के लिए दिल्ली NCR में ईंट के भट्टों में जिग-जैग तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिग-जैग तकनीक ईंट के भट्टों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। इसके बाद है अपशिष्ट को जलाना और उसकी दष्ट से वायु प्रदूषण होना। प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी अपशिष्ट, टायर से संबंधित अपशिष्ट और ई अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क लागू किया गया है। इसके बाद है परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी, मतलब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। इस संबंध में वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता और निगरानी, इस संबंध में वायु गुणवत्ता और मौसम निगरानी एवं अनुसंधान प्रणाली सफर की शुरुआत की गई है। तो सफर प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह AQI के आधार पर वायु गुणवत्ता और संपूर्ण शहर में प्रदूषण के स्तर तथा किसी निश्चित स्थान की वायु गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य PM10 की सांद्रता को 2025 तक 40% तक कम करना है, और किसकी तुलना में? तो यह 2017 का स्तर था उसकी तुलना में यह 40% तक कम कर देगा। आगे की राय क्या होनी चाहिए? तो विद्युत क्षेत्र की क्षमता को बेहतर बनाते हुए उत्सर्जन को कम करना चाहिए। तो मुख्यतः जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें जो कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उनकी मुख्य भूमिका है। तो यदि हम इन प्लांट की अगर क्षमता में सुधार करते हैं और उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकते हैं तो वायु प्रदूषण में गिरावट आएगी। इसके अलावा है राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करना। तो इसमें क्या होता है, जो ज्यादा उत्सर्जन करता है उसको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है, और जो कम उत्सर्जन करता है उसको कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसके पास कार्बन क्रेडिट जिन्हें मिले हुए हैं वह प्रदूषकों को कार्बन क्रेडिट बेचता है। तो इससे प्रदूषक पॉल्यूशन को पॉल्यूटर पे सिद्धांत को अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फसल अवशेषों के उपयोग के लिए बिजनेस मॉडल लागू करने की आवश्यकता है। जैसे कि कृषि अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा फसल अवशेष की सीधी खरीद की जानी चाहिए। धान की पराली के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि पंजाब की जो अधिक मात्रा में पराली है उसको केरल पहुंचाया जा सकता है, वहां पर फीड स्टॉक के रूप में उसका यूज किया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से शहरों में धूल उड़ने की समस्या को नियंत्रित करना चाहिए। इसके बाद है परिवहन क्षेत्र का डिकार्बोनाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वह शहरों में होने वाले प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। तो इसके डिकार्बोनाइजेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन, CNG या फिर HCNG व्हीकल है, तो इन सबको बढ़ावा दिया जा सकता है।